मुलाकातियों को साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से आज फिर नहीं मिलने दिया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं बशमूल तैमूर झगड़ा, अदनान काजी अडयाला जेल पहुंचे, लेकिन उन्हें धागल नाके पर रोक लिया गया। जाहिर है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा वापस लौटने से पहले इज़हार बरहमी के सिवा और क्या कर सकते थे, सो हुकूमत पर तनकीद करके चले गए। अगर सड़क बंद कर रहे हैं तो ये लोग बंद कर रहे हैं। ये अभी तो कम से कम इन्होंने ये आधा रास्ता खोल दिया है। कानून के निज़ाम का भी मजाक बना रहे हैं, ठीक है जी, और अपने हुकूमत का भी मजाक बना रहे हैं जो पहले दिन से बना हुआ है। तैमूर साहब की शिकायत में 400 के करीब अफराद बशमूल इमरान खान की बहनों पर कायम किए गए नए मुकदमात भी थे। अगर इमरान खान से मुलाकात का न होना एक मसला है, तो दूसरी जानिब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के अहकामात पर वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को इश्तहारी करार देने की कार्रवाई का आज आगाज़ कर दिया गया और अदालत के हुक्म पर जो है जुडिशल कॉम्प्लेक्स में भी मुख्तलिफ मकामात पर नोटिस लगा दिए गए। अदालत ने मीना खान, अमजद खान, शफी जान और अमजद आफरीदी को भी जो है पेश होने की हिदायत की है। नून लीग जो है डयाला जेल पर रोज़ रोज़ के मुजाहरों से तंग है और उसके रहनुमा खुलकर इमरान खान को किसी दूर दराज जेल मुंतकिल करने का जो है वो बात कर रहे हैं। जैसा कि आज आबिद शेर अली ने इमरान खान को हथकड़ी लगाकर तिब्बी अटक जेल मुंतकिल करने की बात की। इसको उठा के सिब्बी जेल में फेंके, इसको जहाँ हथकड़ी लगा के लेकर जाएं अटक किले की चार दीवारी में, जहाँ पर नवाज शरीफ साहब को रखा, महीनों रखा, जेल की कालकोठरियों में रखा। इसको रखे ना ऐसे तो उसको सुरत आ जाए कि जेल कहते किसे। यानी कि सर्दियों में भी पाकिस्तान का सियासी दर्जे हरारत बुलंद है। पाकिस्तान की सियासत जिस बंद गली में फंसी हुई है, उससे निकलने के दूर दूर तक आसार नहीं। और आज ही के दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक जहांगीरी को जाली डिग्री की वजह से नाअहल करार दे दिया। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में डिवीजनल बेंच ने जाली डिग्री केस का फैसला सुनाते हुए कहा कि जी बतौर जज तैनाती के वक्त जस्टिस तारिक जहांगीरी की LLB की डिग्री जो थी वो दुरुस्त नहीं थी, इसलिए वो जज का ओहदा रखने के अहल नहीं। इन दोनों मामलों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ मोहतरम बैरिस्टर अकील मलिक साहब। मलिक साहब, कानून और इंसाफ की जो वजारतें आपके बालों पर के नीचे हैं, कहते हैं इंसानी हकूक़ के भी आप एक्सपर्ट शुमार होते हैं, तो अगर इस कसौटी पे देखें तो इमरान खान से जो मुलाकातों पे पाबंदी है, आज भी उनके लोग गए मिलने के लिए नहीं मिल सके, तो उसको क्या कहेंगे अगर उस कसौटी पे रख के देखें तो? जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये इस कसौटी को अगर आप आइन और कानून की नज़र से देखें और बिल्कुल इंसानी हकूक़ भी, कॉर्नर्स ऑफ लॉ ही अगर देखें, जी बिल्कुल इंसानी हकूक़ भी उन तमाम तर चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर आप देखें तो बिल्कुल आप यही कहेंगे कि एनी लॉ अबाइडिंग सिटीज़न ऑफ द कंट्री वो भी आइन और कानून के ऊपर ही चलेगा और प्रेफर करेगा कि आइन और कानून के मुताबिक ही तमाम तर मामलात चलें। और बिल्कुल बहनें हों, वकला हों, दीगर लोग हों, उनको यही इंश्योर करने की ज़रूरत है कि वो आइन और कानून के मुताबिक ही चलें और उसी तरह अपने आप को रेगुलेट भी करना चाहिए। इसी आइन और कानून में लिखा है कि आप कोई सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकते और इसी आइन और कानून के मुताबिक 2019 में जो जजमेंट आई थी तो पार्टी सदारत भी एक सजा याफ्ता शख्स नहीं रख सकता या पार्टी के फैसले जो है वो नहीं कर सकता। ये भी आपको पता है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की एग्जांपल आपके सामने है। तो ये तमाम तर चीज़ें ऐसी ही हैं कि अगर आइन और कानून के मुताबिक चला जाए तो बिल्कुल कोई कसौटी सामने नहीं आएगी, बड़ी आसान ज़िंदगी हो जाएगी अगर बिल्कुल बामुताबिक आइन और कानून ही अपने आप को रेगुलेट किया जाए। ये जो सियासी गुफ्तगू मना है, वो अक्सर कराची के जो ईरानी के होटल होते हैं वहाँ एक बोर्ड लगा होता है, हो सकता है पंजाब में भी होता हो कि सियासी गुफ्तगू मना है यहाँ पर। तो सियासी गुफ्तगू ज़ाहिर है कि हर आदमी का आपके ख्याल में हक़ नहीं कि सियासी गुफ्तगू करे, सियासतदान हो, आम इंसान हो, क्या फ़र्क पड़ता है सियासी गुफ्तगू? ये क्या? जी बिल्कुल हक है, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जेल की मुलाकात के अंदर उसकी ममानियत है और पाकिस्तान प्रिजन रूल्स वाज़े तौर पे यही कहते हैं, जब सुपीरियर क्लास ऑफ प्रिजनर और बिलखुसूस रूल 265 है वो इस चीज़ को रेगुलेट करता है, तो उसमें वाक़तन जो है और वज़ातन ये चीज़ सामने है कि आप कोई भी सियासी गुफ्तगू नहीं कर सकते और अगर सियासी गुफ्तगू करते पाए गए तो आपकी जो एबिलिटीज़ हैं वो फिर उसको उस हवाले से चेंज भी किया जा सकता है, ऑर्डर भी किया जा सकता है। अच्छा, बड़े मखसूस हालात हैं कि हम देख रहे हैं कि अडयाला जेल के बाहर जो है हफ्ते में एक आध बार कोई ना कोई मुजाहरा होने लगा है और आप लोग जो हैं पानी की तोप यानी कि वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हैं। तो कहने वाले कहते हैं कि जो ऑप्टिक्स हैं, चाहे कौमी सतह पर आप बात करें या बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर, तो बड़े पाकिस्तान के लिए मनफी हैं
और क्या इन चीज़ों से बचा जा सकता है, बचा जाना चाहिए या नहीं? इससे बचने के लिए क्या करना होगा? देखें, जब नफरी का इस्तेमाल होता है डिस्पर्स करने के लिए, इंतशार या फैलाने वाला जो टोला है वो हर दफ़ा चला जाता है अडयाला के बाहर, और जिस हवाले से जिस किस्म की वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करते हैं, एक सिक्योरिटी सिचुएशन क्रिएट करते हैं, फिर वहाँ पे धरना दे देते हैं, वहाँ के लोगों की, वहाँ के रहायशों की जो ज़िंदगी है वो अजीरन कर देते हैं। तो कम अज़ कम इस हवाले से भी देखें, जब नफरी का इस्तेमाल किया जाए और फिर इन प्रोटेस्टर्स को डिस्पर्स करने के लिए जो है नफरी अगर जो है वो इनको उठा के गाड़ी में डाले और जो है डिस्पर्स करने की कोशिश करे, उसमें भी एतराज़ है। फिर जो एक सबसे महज़ब, मैं समझता हूँ महज़ब माशरों में भी वाटर कैनन का इस्तेमाल होता है। नॉट दैट आई एम एक्चुअली जस्टिफाइंग दिस, लेकिन बिलखसूस मेरी एक ज़ाती राय है इस हवाले से कि उम्र रसीदा ख़वातीन या ज़ईफ़ुल उम्र ख़वातीन जो हैं उन पर शायद इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर देखें ना, हल क्या है? हल ये है, माशाल्लाह मैं क़तई कलामी कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में और फिर यही पानी जो है सबसे एक महफूज और बेहतरीन आपके पास एक चीज़ रह जाती है, जिसके इस्तेमाल से आप जो ये जितने भी धरना दिए हुए लोग हैं, दो बातें मैं क़तई कलामी कह रहा हूँ। नंबर एक तो ये कि अगर पाकिस्तान जमहूरियत है, कि जो कि माशाल्लाह जमहूरियत है, तो उसमें छोटा मोटा मुजाहरा करने की, धरना देने की तो कोई उसमें कबाहत नहीं होनी चाहिए, आपको इजाज़त देनी चाहिए। दूसरी बात ही कि इल्ज़ाम भी ये लग रहा है, आपने कहा है बिल्कुल पानी बेज़रर चीज़ है, लेकिन अगर उस पानी में जो इल्ज़ाम लगा कि कुछ ऐसी चीज़ मिला दी गई, बोतल का इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उससे वो कह रहे हैं सोजिश हुई है, कपड़े जो हैं उनके मुतासर हुए हैं, तो किस तरह से जस्टिफाई करेंगे? और फिर मैं बात करूँ ऑप्टिक्स की, कि हुकूमत के पास बेशक बहुत ज़्यादा एक जस्टिफाइड रीज़न्स हों क्रैक डाउन करने के, लेकिन बाहर की दुनिया को गालिबन समझ में नहीं आता कि जी वो समझते हैं इमरान खान एक सेलिब्रिटी है, साबिक वज़ीर आज़म है, उसकी ज़ईफ़ मोमर जो है बहनें नहीं मिल सकती, पार्टी के लोग नहीं मिल सकते। मैं एक बाहर की ब्रॉडर स्टोरी की बात करूं जो आप मुझसे बेहतर समझते हैं, आपको तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है अमेरिका का भी और बरतानिया का भी। जनाब देखिए, दो चार आपने सवाल एक ही सवाल में कर दिए। पहली तो बात है, आपने ऑप्टिक्स की बात की, तो मैं समझता हूँ कि महज़ब माशरों में भी जिस तरह अब मुंतशिर करने के लिए पानी का जो इस्तेमाल है वो बिल्कुल किया जाता है। बल्कि इमरान खान साहब ने ख़ुद जो है 2019 में, अगर याद होगा आपको, कि असातिज़ा का जो एक कह लें उनका प्रोटेस्ट था, उसके ऊपर भी उन्होंने ख़ुद अपनी दौरे हुकूमत में, जब वो ख़ुद वज़ीर आज़म थे, तब भी उसका इस्तेमाल किया। तो ये तो नहीं है कि अगर इन पे अब इस्तेमाल हो रहा है और एक बिल्कुल ऐसा कह लें बग़ैर किसी नुकसान दिए जो एक आपने डिस्पर्स करना होता है, तो उसके लिए सबसे एक बेहतरीन तरीका यही है। और जो इल्ज़ाम लगाया हुकूमत पे कि शायद हुकूमत ने उसमें कुछ केमिकल मिलाया, एक तो ठंड बहुत है, इस्लामाबाद की सर्द रातें हैं, इस्लामाबाद रावलपिंडी की, और इन सर्द रातों के उस पहर में आप ये भी देखें कि सर्दी ज़्यादा होती है और ठंडा पानी जब पड़े तो वैसे ही हाथों पे जलन शुरू हो जाती है। अच्छा। और तो वो पानी ही था, पानी में कुछ भी मिला नहीं था। नेक्स्ट टाइम बिल्कुल अगर आप ये अगर जाएं और फिर वाटर कैनन का इस्तेमाल हो तो फिर बिल्कुल वो पानी बेशक किसी बोतल में बंद करके उसका लैब टेस्ट भी करा लिया जाए कि उस पानी में कुछ और भी है या खाली पानी ही है। तो बिल्कुल अपने ये जो खदशात हैं ये बिल्कुल दूर करने चाहिए, क्योंकि हुकूमत की तरफ से तो सिर्फ एक पानी ही था, पानी के अलावा कुछ भी नहीं था। कोई लाठी वाठी नहीं चली। वो जो ख़वातीन शिकायत कर रही हैं कि हमारे साथ बड़ा बुरा सलूक किया गया और मतलब धक्के दिए गए और पता नहीं क्या क्या किया गया, मैं दोहराना नहीं चाहता, सेंसेशनलिज्म सनसनीखेज़ी हो जाएगी। जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि आप देखें ना, नफरी का इस्तेमाल तो नहीं किया गया और इनको डिस्पर्स भी करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे दफ़ा 144 है और वहाँ पे जब दफ़ा 144 है तो फिर 2 या 3 से ज़्यादा लोग वहाँ पे नहीं जमा हो सकते। ये तो पूरे जत्थों के साथ जाते हैं वहाँ पे और वहाँ पे जाके फिर धरना भी दे देते हैं, जिसकी इजाज़त नहीं है। और एहतजाज की जहाँ तक बात की तो बिल्कुल मौज़म माशरों में एहतजाज भी होता है, लेकिन एहतजाज का भी कुछ सिर पैर होता है। इस जमात के लोगों का तो हमने देखा कि एहतजाज का कोई सिर पैर नहीं, ना कोई इजाज़त है, ना ही जो है इजाज़त लेने की जो है कोशिश भी की जाती है। अच्छा। अब अडयाला ही क्यों, कहीं और पूरा इतना मुल्क पाकिस्तान है, कहीं और जाके करें। केपी भी कर रहे हैं वहाँ पे, बिल्कुल किसी ने मना नहीं किया इनको। कहते हैं हमें पंजाब के बड़े शहरों में नहीं करने देते, मतलब है वो सिर्फ केपी में जाते थे, बाकी कराची में जमा हो तो पिटाई हो जाती है उनकी, पंजाब के किसी शहर में जमा हो तो पिटाई हो जाती है। जी
नहीं करें, करें, बलूचिस्तान में जाके करें, कराची में जाके करें, इस्लामाबाद का जो कानून है उसके मुताबिक करें, तो कोई मना नहीं करता इनको, बिल्कुल करें। हम तो ये कहते हैं कि जो इन तिलों में जितना तेल था वो हमने देख लिया, ज़मीनी हक़ाइक़ अक्सर जो है वो मुख्तलिफ हो चुके हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि बहुत सारे वज़रा, आपने भी ग़ालिबन ये तज़किरा किया कि क्योंकि एक तो सियासी गुफ्तगू करते हैं, फिर वो जो है रियासती इदारों पर, हसास इदारों पर उनकी क़यादत पर इल्ज़ामात लगाते हैं, तो हुकूमत को, मेरा एक सवाल ये कि हुकूमत को क्या इस मामले पे इतना हसास होना चाहिए? अगर आप 2-4 बार मिलने दें, वो सारी तुंदी तेज़ी निकल जाएगी, खुद ही चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। अगर आप लोग ज़रा सा रिलैक्स कर दें मामलात को, तो उधर से भी कोई नरमी होगी। देखिए, नरमी का तो कोई आसार नज़र नहीं आ रहे इनकी तरफ से, और जिस किस्म की ज़बान, जिस किस्म की गुफ्तगू, जिस किस्म का टोन और टेनर है, ना सिर्फ वो मुल्क के ख़िलाफ़, लेकिन उसके साथ साथ आप देखें इदारों को तो चलें ये टारगेट करते ही करते हैं, लेकिन मुल्क के ख़िलाफ़ जो जहर एक उगला जाता है वो भी आप देखें, फिर वहाँ से लाइन एंड लेंथ दी जाती है कि आप मुझे अगर ज़रा सा खता कलामी, ये जो मुल्क के ख़िलाफ़ करें, बैरिस्टर साहब आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि जो भी इस इख्तिलाफ़ में होता है, बेनज़ीर भुट्टो हो, नवाज शरीफ साहब हो, सब पे इल्ज़ाम लगा मुल्क के ख़िलाफ़, तो ये क्या हमारी रिवायत है कि इस इख्तिलाफ़ के जो भी लोगों आप कहते हैं जी मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं, सिक्योरिटी रिस्क बन गए हैं, तो ये ज़ेब देते हैं आपको? ठीक है, इख्तिलाफ़ है, उनके ऊपर पाबंदी भी लगाएं, जो भी करते हैं उन्होंने कुछ जुर्म किया सज़ा दें। देखें, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि जो अगर मुल्क के ख़िलाफ़ ज़बान इस्तेमाल की जाती है तो बिल्कुल उसको रोकना भी ज़रूरी होता है। ये तो नहीं हो सकता कि आप पाकिस्तान में सियासत करें, आप पाकिस्तान की जो है ज़मीन को इस्तेमाल करें और आप कहें कि जी मैंने यहीं से सियासत भी करनी है, यहीं से पॉपुलैरिटी भी गेन करनी है, लेकिन उस मुल्क को ही उल्टा जो है बुरे भरे अल्फाज में जो है आप अपनी ट्वीट्स के थ्रू या अपने बयानात के थ्रू हुकूमत को करते हैं ना वो तो ऐसा मुल्क में तो फ़र्क है। मैं आई एम बीइंग ट्राइंग टू बी डेविल एडवोकेट। हुकूमत और मुल्क में देखिए, आप और मैं बैठे हैं ना, प्लीज I know absolutely I can understand that you are trying to get the perspective from the other side, और आप डेविल्स एडवोकेट प्ले करके वो पर्सपेक्टिव लेना चाह रहे हैं। मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ, आप 525 ट्वीट्स उठा के देखें तो मुझे बताएं कि मुल्क के मफाद में कौन सी बात की गई। अगर मुल्क के ख़िलाफ़ आप कह रहे हैं कि नहीं बात की गई या की गई है तो वो उस हवाले से शायद नहीं होगी, तो मुल्क के बेनिफिट में क्या बात की गई है? मुल्क के बेनिफिट में तो कोई बात नहीं हुई। और इफ़ एनीथिंग, इदारों को तो चलें आप टारगेट करते ही करते हैं, इदारों के सरबराहान को टारगेट करते ही करते हैं, हुकूमत को टारगेट करते ही करते हैं। उस सबसे प्रॉब्लम इतना नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ ये है कि जब आप मुल्क के ख़िलाफ़ अपनी बहनों को भी इस्तेमाल करें, आप खुद भी अपनी पार्टी वालों को भी ऐसी, हमें भी एजुकेट करें। क्या यानी कि हमारे जो नाजरीन हैं, देखने वाले, कि क्या मुल्क के ख़िलाफ़ आप समझते हैं कि पिन पॉइंट करें, हाईलाइट करें? नाजरीन बहुत नहीं, नाजरीन बहुत मामला फ़हम है, और नाजरीन बहुत माशाल्लाह बड़ी अच्छी तरह उनको बखूबी वाकिफ़ है। वो तमाम तर वो ट्वीट्स भी देखते ही होंगे जो 525 ट्वीट्स हुई, उनका तज़किरा, उनका जिक्र जो है हर टीवी शो में भी आप करते रहते हैं। तो मैं यही आपसे कह रहा हूँ कि वो खुद उठा के देखें। मुझे जो है किसी की एडवोकेसी करने की जरूरत नहीं है, यहाँ बयान करने की जरूरत नहीं। ट्वीट्स को उठा के एक और इशू पे आपकी तवज्जो मबज़ूल कराऊंगा। कल हमारे प्रोग्राम में सलमान अकरम राजा साहब थे, उनसे भी मैंने इसी तरह की सवालात किए। भाई, हालात बेहतर करने की जिम्मेदारी सिर्फ हुकूमत की तो नहीं है, बल्कि आप लोगों की भी। आप लोग क्या करेंगे? तो उनका जवाब ये था कि भाई ताकत इख्तियार जिसके पास है वो पहलकारी करे, वो जो है मतलब है कोई माहौल बनाने में अपना किरदार अदा करे, तो हम लोग तो तैयार हैं बातचीत करने के लिए। जी देखिए आमिर साहब, बात यह है कि कभी तो ये कहा जाता है कि हुकूमत के पास तो इख्तियार नहीं है, हम इनसे बात क्या करें। फिर आप कह रहे हैं कि आपके शो में कल कहा कि हुकूमत के पास इख्तियार है और हुकूमत जो है वो माहौल बना सकती है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये क्या स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, या स्किज़ोफ्रेनिया के ये मरीज़ हो चुके हैं, ये बाइपोलर हैं, कि कभी कहते हैं कि हम हुकूमत के साथ नहीं बैठेंगे, इनकी क्या औकात है, इनकी क्या वक़्त है, हम इनसे बात नहीं करेंगे, हम अरबाब इख्तियार से बात करेंगे। फिर क्या कहते हैं कि नहीं जी, बात करनी है तो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है। वहाँ से जवाब मिलता है, वहाँ से कहा जाता है कि आप सियासतदान आपस में बैठें, हमारा ना कोई सियासी मैंडेट है, ना कोई हमारा सियासी मामला है, आप लोग आपस में करें। फिर हुकूमत जो है मुतअद्दिद बारहा दफ़ा, हमने कितनी दफ़ा दावत दे दी इनको, लेकिन इनके बिल्कुल जो तेवर हैं वो भी आपके सामने हैं। ये नहीं बैठना चाहते, ना मुल्क की खातिर बैठना चाहते हैं,
ना पाकिस्तान को इस्तेकाम दिलाने की खातिर बैठना चाहते हैं, अपना किरदार अदा करना चाहते हैं, तो फिर ये करना क्या चाहते हैं? अगली दफ़ा आप अपने शो में कोई भी PTI का ऐसा लीडर आए, आप उससे ये ज़रूर सवाल रखें कि अब आप किसके साथ बैठना चाहते हैं। कमेटियां तो वहाँ पे मौजूद हैं, इख्तियार भी दे दिया आपने। उनका कहना है कि जी वो आप जब हुकूमत के साथ बैठते हैं तो वो इजाज़त लेने कहीं और जाते हैं। तो खैर कन्फ्यूजन है मेरे ख्याल में, आप सियासतदानों का काम है कि आपस में मिल बैठ कर बातचीत करें। मुझे बताइए कि अब कल भी हम देखने के जो परसों मुजाहरा हो उसके बाद 400 लोगों के खिलाफ जो मुकदमात दर्ज हुए, दहशतगर्दी तक की दिफात लगी हैं, किस तरह से ये जो सियासी आँच मुसलसल बढ़ रही है। एक हम सुनते हैं ग्लोबल वार्मिंग और हमारे मुल्क में माशाल्लाह पॉलिटिकल वार्मिंग, तो ये पॉलिटिकल वार्मिंग कम करने के लिए क्या करना चाहिए? अगर आप लोग इसी तरह मुकदमात करते रहे, मुजाहरे करने के ऊपर दहशतगर्दी की दिफात लग रही होंगी और मतलब ख़तरनाक किस्म की और मुझे नहीं पता क्या क्या होती हैं, तो मामला कैसे हल होंगे? जी, इसका वाहिद रास्ता मुज़ाकरात ही हैं, बातचीत ही है, डायलॉग है, डिस्कोर्स है, और जो ये करने के लिए तैयार नहीं है, तो इसलिए बात आगे कैसे बढ़ेगी? अब यहाँ पे आपने 400 लोगों की बात की, तो ये वहाँ पे जब धरना देने आए और प्री प्लानिंग के साथ आए, फिर ये अपने साथ जो है पेट्रोल बॉम्ब भी लेके आए, इसी हवाले से वो FIR दर्ज की गई। तो कम से कम ये भी तो देखें ना कि जिस तरह ये पूरा एक एमिनेशन के साथ आते हैं, तो वहाँ पे जो एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है या सिक्योरिटी सिचुएशन में, उसको ये फर्दर जो है सप्लीमेंट करते हैं उस तमाम तर चीज़ को, और ज़्यादा जो है वॉलेटाइल बनाने की कोशिश करते हैं। कहना ये कि जैसे आप लोगों ने कल जो है परसों 400 लोगों पे मुकदमा दर्ज किए, फिर हम देख रहे हैं कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को जो है माशाल्लाह इश्तहारी देने की कार्रवाई का आगाज़ हो गया है और उनके नोटिस चस्पा किए जा रहे हैं। तो जब आप हिज़्ब इख्तिलाफ को दीवार से लगा देंगे या दीवार से चुन देने की कोशिश करेंगे, तो उसके बाद वहाँ से भी कोई फूल तो नहीं आएंगे ना, फिर वहाँ से भी फिर इल्ज़ामात होंगे और इसी तरह की बातें होंगी जिससे आपकी शिकायत है। जी देखिए, आप अगर ये कह रहे हैं कि कानून को जो है वो पॉज कर दिया जाए या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स किसी के ख़िलाफ़ जो है या इन्वेस्टिगेशन जो है उसको रोक दिया जाए जस्ट बिकॉज मुज़ाकरात का अमल शुरू है, तो ऐसा तो नहीं है। कानून तो अपना रास्ता खुद बनाता है। अब यहाँ पे 26 नवंबर के हवाले से, अक्टूबर के इंसिडेंट के हवाले से या दीगर जिन चीज़ों के ऊपर जो है मुकदमात हैं उनके ऊपर जिस हवाले से, तो वो तो कानून तो देखें ना, ये साइड बाय साइड चलती हैं चीज़ें और कानून अपना रास्ता खुद अख्तियार करता है। अब वो अदालत में नहीं पेश हो रहे, ना असालतन पेश हो रहे हैं, ना वकालतन पेश हो रहे हैं, तो फिर क्या किया जाए? अब ये पूरा लीगल प्रोसेस जो है इसको अवेट तो नहीं किया जा सकता या इसको होल्डिंग इट अबेंस तो नहीं किया जा सकता जस्ट बिकॉज एक कोशिश मुतअद्दिद बार की जा रही है कि मुज़ाकरात हो। मुज़ाकरात का मतलब ये नहीं कि आप बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल हमारे मुल्क में ये भी रिवायत रही ना कि मुझे याद है कि नून लीग के लोगों के खिलाफ पता नहीं कैसे कैसे मुकदमात कायम हुए थे, क्योंकि हमारे मुल्क में एक रिवायत है पॉलिटिकल मोटिवेटेड केसेस की। तो अब हर साहब ही शुबह ही करता है कि जब भी कोई मुकदमा कायम होता है किसी सियासतदान पे, तो पता नहीं होता कि क्या सच है क्या झूठ है। करप्शन से लेके मुझे याद है पीपल्स पार्टी और नून लीग पे आप लोगों ने कायम किए, पीपल्स पार्टी पे, पीपल्स पार्टी ने आप पे किए, फौजी हुकूमत ने आप पे किए, आपसे मुराद नून लीग के ऊपर किए, आपके कलीदी रहनुमाओं पे किए, तो वो एतबार ही उठ गया मुकदमों के ऊपर से, केसेस के ऊपर से। जी देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये जो मुकदमात हैं ये तो 26 नवंबर के हवाले से हैं और ये अक्टूबर के उस इंसिडेंट के हवाले से हैं, तो ये वो मुकदमात हैं जो कि एक्चुअली हुए हैं। क्या बताएं कि ये लोग 26 नवंबर को नहीं आए, क्या ये बताएं कि अक्टूबर में ये नहीं आए। सरकारी वसाइल का बेदरह इस्तेमाल करके ये लोग यहाँ पे आए, दावा बोला, इंतशार फैलाने की कोशिश की, यहाँ पे धरने देने की कोशिश की, तो ये तमाम तो चीज़ें तो हुई। कानून को अपने हाथ में लिया, तोड़ फोड़ की, तो फिर ये बताएं कि इसमें कैसे पॉसिबल है कि सारी चीज़ें टेक इट्स कोर्स वाली बात होती है। एक सवाल ज़रा सा हटकर, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक जहांगीरी को जो है नाअहल करार दे दिया। हम जैसे लोगों को ये समझाइए कि कैसे मुमकिन है कि इतने बड़े ओहदे पे एक जज पहुंच जाए, एक शख्स पहुंच जाए और उसकी डिग्री जाली हो, कोई चेक एंड बैलेंसेस नहीं होते इसमें। जब आप लोग वकालत के लिए इंदराज करते हैं और जब आप मतलब है जज बनते हैं, क्या असूल होता है कि इस सिस्टम में इतना बड़ा झोल आ गया? जी देखिए, एक तो अदालत का फैसला आया है और उसमें शॉर्ट ऑर्डर है, उसका डिटेल्ड अभी फैसला नहीं आया। डिटेल्ड ऑर्डर आएगा तो बिल्कुल उसको देखा जाएगा क्या रीजनिंग कंसिडर की गई है और क्या तमाम तर मटेरियल जो है उन्होंने कंसिडर किया है आज के फैसले को जो अनाउंस किया है उस हवाले से।
या उनको नाअहल करने के हवाले से। मैं ये समझता हूँ कि एक तो 30-40 साल पहले ऐसा कोई मैकेनिज़्म नहीं था वेरिफिकेशन का जो एग्जिस्ट करे, और उसके बाद फिर ये वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ जब ड्राइव्स वेरिफिकेशन की चलती हैं, हमारी बार काउंसिल्स में, बार एसोसिएशंस में चलती हैं, ये चीज़ें आती रहती हैं मंजर आम पे। इस तमाम तर मामले के ऊपर मैं समझता हूँ कि एक तो वो मुख्तलिफ पोजीशंस पे रहे, डेप्टी अटॉर्नी जनरल रहे, पीपल्स पार्टी के टाइम पे डेप्टी प्रोसिक्यूटर नैब भी रहे, और PTI के टाइम पे जो है इनकी एलिवेशन हुई एज जज ऑफ द हाई कोर्ट, फिर कॉन्फर्मेशन भी उसी टाइम पे ही हुई। तो इसको पोलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, ना किसी पॉलिटिकल हवाले से देखना चाहिए। बेहतर है कि हम इसको सिस्टम का एक डिग्री के हवाले से होना चाहिए। मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आपने नून लीग के सीनियर रहनुमा बराए कानून और इंसाफ की गुफ्तगू सुनी, और जो PTI के ख़िलाफ़ जो उनकी चार्जशीट है, जो वो समझते हैं कि जी मुलाकात क्यों नहीं होनी चाहिए, क्या पाबंदी लगनी चाहिए, क्यों जो है मतलब जिस पे लोग बहुत शोर मचा रहे होते हैं कि जी मुकदमात दर्ज हो गए, तो आपने गवर्नमेंट का वर्जन सुना। यहाँ पे एक मुख्तसर वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे तो कराची में फिर भत्ताखोरी के वाक़यात में इजाफा हो रहा है, लोगों को जो है बड़ी बड़ी धमकियाँ मिल रही हैं, उस पर कुछ बात करेंगे लेकिन वक्फे के बाद। कराची में भत्ताखोर ताजरों के बाद अब बिल्डर्स के पीछे पड़ गए हैं। गुज़िश्ता 5 माह में भत्ताखोरों की तरफ से आने वाली फ़ोन कॉल्स में होशुबा इजाफा हुआ है। ताज़ा तरीन खबर यह है कि बिल्डर्स एसोसिएशन यानी कि आबाद के 10 अरकान को फ़ोन पर जान से मारने की धमकियाँ दी गई हैं। ये फ़ोन कॉल्स जो है ईरान और दुबई के नंबरों से की गई, जिनमें करोड़ों रुपए भत्ते का मुतालबा किया गया। इनकार या ताख़ीर पर धमकी पाने वालों पर जो है फायरिंग हुई, जिनमें बकौल एसोसिएशन के कई लोग ज़ख्मी हुए और एक शख्स जो है जान से भी गया। इस खौफनाक सूरत हाल से तंग आकर बिल्डर्स ने 15 जनवरी से काम बंद करने की धमकी दे दी है। ताजिर नुमाइंदों का कहना है कि कराची का कौमी महसूल में हिस्सा जो है पहले 62% था, जो काम मुतासर होने से अब गिरकर 50% रह गया है। अब रियल इस्टेट शोबा जो है मुतासर होने से न सिर्फ तरसीलात ज़र और टैक्स वसूली पर असर पड़ेगा, बल्कि सैकड़ों ज़ेर तामीर प्रोजेक्ट्स में मज़ीद ताख़ीर का खदशा है, और ज़ाहिर है इसका बोझ जो है वो पाई पाई जोड़कर किस्तें जमा करने वाले आम पाकिस्तानी पर ही पड़ना है। 2 माह पहले कोरंगी ताजरों और फिर कराची चेंबर ने भी जो है शहर में भत्ताखोरी के वाक़यात बढ़ने का इंकशाफ किया था। हुकूमत सिंध बजाय भत्ताखोरों से निपटे, उसने ताजरों को कैमरे लगाने और अपनी मदद आप के तहत हिफाजती इक़दामात का जो है वो मशवरा देती नजर आई। ताहम जब ताजरों ने बहुत शोर शराबा किया, उसके बाद सिंध हुकूमत और पुलिस जो है हरकत में आई और शिकायती पोर्टल बनाकर जो है मुकम्मल उन्होंने सिक्योरिटी देने की जो है यकीन दहानी कराई। कुछ गिरफ्तारियाँ भी हुई, मगर हालात संभलने के बजाय मजीद बिगड़ते चले गए। तशवीशनाक बात यह है कि भत्ताखोर जो है बिना किसी खौफ के अपना नाम, फ़ोन नंबर और बैंक अकाउंट की तफसील भी जो है वो विक्टिम को देते हैं, और उन्हें पकड़ने वाला जो है शहर में कोई नहीं। MQM ने कराची में भत्ताखोरी के वाक़यात बढ़ने पर वज़ीर आला सिंध को ख़त लिखा है, जिसमें कहा गया है कि जी बिल्डर्स की तरफ से तामीराती सरगर्मियाँ बंद करने की बातें जो हैं इंतहाई तशवीशनाक हैं। ख़त में तजवीज़ दी गई है कि इदारों के ताउन से कारोबारी और सनती इलाकों की इंटेलिजेंस पर मबनी सिक्योरिटी लाजमी की जाए और सेफ सिटी कराची पर तेज़ी से काम किया जाए, यानी कि उसको मुकम्मल करें। गुज़िश्ता कई माह से लियारी गैंग वॉर का सरगना वसीउल्लाह लाखों और उनके जो एक दस्ते राज थे समत काठियावाड़ी, ईरान और दुबई से बैठकर जो है कराची में भत्ताखोरी का एक रैकेट चला रहे हैं। उन्होंने उसका बाजार जो है वो गर्म किया हुआ है। 2.5 माह कबल वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार और IG पुलिस गुलाम नबी मेमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसे एक संगीन मसला करार दिया था। ये जो एक्सटॉर्शन के थ्रेट्स आई हैं हमारे कुछ बिजनेस कम्युनिटी के जो मेन प्रोमिनेंट लोग हैं, और ये जो थ्रेट्स आ रही थी ये लाखों हैं, और दूसरा अपना समत काठियावाड़ी, ये जो ईरान से ऑपरेट कर रहे हैं। मैं खुद भी फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि इनकी हैंडओवर करने के लिए ईरान गवर्नमेंट से या जो इंटरपोल है उसके थ्रू बात की जाए, ताकि ये जो एक्सटॉर्शनिस्ट हैं उनको यहाँ पर लेकर आया जाए। इस साल ज़िया लंजार साहब ने वफाकी वज़ीर दाखिला को जनवरी, सितंबर और अक्टूबर में एक के बाद दीगरे 3 खतूत लिखे। हर खत में वसीउल्लाह लाखों के खिलाफ रेड वारंट जारी करने और इंटरपोल के जरिए गिरफ्तारी की दरख्वास्त की गई। वसी लाखों पर कत्ल, भत्ताखोरी और स्मगलिंग समेत कई खतरनाक जराइम के 60 से ज़्यादा मुकदमात हैं। लाखों का दस्ते राज समझ जो चंद बरस पहले जो एक खाकरोब था, लेकिन इन दिनों जो है भत्ता नेटवर्क का मरकजी किरदार बन चुका है।
अब सुना ये है, आज की जो खबर है कि इनके भाई को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके अलावा भी भत्ताखोरी के रैकेट चलाने वाले कई अफराद के नाम जो हैं वो सामने आए हैं, जो बिल्डर्स, ताजरों और कार शोरूम ओनर से जो है भत्ता वसूल करते हैं, उन्हें धमकियाँ देते हैं। ज़राए का कहना है कि जो मुतासरीन की मालूमात उनके नौकरों और मजदूरों को धमका कर इकट्ठी की जाती हैं और साथ साथ दायरे के रैकी भी की जाती है जो भी उनके विक्टिम्स होते हैं। सवाल ये कि 1 साल गुजरने के बावजूद चंद अफराद जो हैं उन्होंने कराची को कैसे यरगमाल बनाया हुआ है। वफाक और हुकूमत सिंध जो है मुश्तरका कोशिशों के बावजूद इस नेटवर्क को तोड़ने में क्यों नाकाम है। वसील आंखों और समत के रेड नोटिस जारी होने में क्या कबाहत है, और फिर पुलिस की नाक के ऐन नीचे भत्ताखोर कैसे शहर में दंदनाते फिर रहे हैं। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन आबाद हसन बख्शी साहब। बख्शी साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये भत्ताखोरी की धमकियों का आगाज़ कब से हुआ, कितने अफराद को धमकियाँ मिली हैं और क्या लोगों ने वाकई भत्ता भी दिया है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये पिछले 5-6 महीने से ये मामला दोबारा सर उठाए इन्होंने। 8 से 10 हमारे पास रिपोर्टेड केस हैं जिसमें FIR भी हैं। पहले पर्चियां आ रही थी, उसके बाद दफातर पे फायरिंग शुरू हुई। अच्छा। उसके बाद स्टेट हमारे लोगों पे फायर हुआ और अब ये इसमें हमारा एक आदमी भी शहीद हुआ। जो पर्ची आती है उस पे बैरून मुल्क का नंबर लिखा होता है, ईरान का उस पर नंबर लिखा होता है, UAE का और फिलीपीन का। हमें नहीं पता वो कहाँ से कॉल्स आते हैं। उन नंबर्स पे राब्ते भी हो रहे हैं और भत्ताखोर ये कहते हैं कि आप कोई मसला नहीं, हम आपको 4 साल का पेमेंट का टाइम भी देने को तैयार हैं। अच्छा। यानी वो वो पेमेंट बिटकॉइन में भी लेने को तैयार हैं। वो इतने कॉन्फिडेंट हैं कि उनको अगले 4 साल कोई चीज़ नहीं होने वाली उनके खिलाफ, तो वो ये काम कर रहे हैं। अमूमन हम समझते हैं चोर की साइकी है कि वो डाका मारता है, चोरी करता है और भागता है, पर ये तो कह रहे हैं कि 4 साल में आप आसान एक साथ में हमें पैसे देते रहे, आपको पैसे दें। और कुछ आपके लोगों ने पैसे देने शुरू भी किए हैं? नहीं जी जी, दे रहे पैसे। 10 तो केसेस वो हैं जो रिपोर्ट हुए हैं और 25 से 40 केसेस वो हैं जो लोग दे रहे हैं खामोशी से, क्योंकि उनको अपनी जान और माल का डर है। इसके अलावा बहुत से दुकानदार भी पैसे दे रहे हैं। ये मुझे चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट जावेद बिलवानी साहब ने बताया। और बल्कि वहां तो पैसे इजी अकाउंट में ट्रांसफर हो रहे हैं, बाकायदा अकाउंट्स में ट्रांसफर हो रहे हैं। हाँ, और फिर तो मेरे ख्याल में इनको ट्रेस करना कोई मसला नहीं, क्योंकि अगर आइडेंटिटी आपके पास है पुलिस के, फिर तो क्या कबाहत है। तो आप लोग ये मामला पुलिस तक लेके भी गए या नहीं? जी जी, हमने तमाम इस मुल्क के इदारों को, चाहे वो सूबाई हो चाहे वो फेडरल हो, हमने तमाम लोगों को आगाह किया है, लिख के आगाह किया है। कोई इदारा ये नहीं कह सकता कि हमने उनको सेंसिटाइज या इन्फॉर्म नहीं किया। क्या रद्द-ए-अमल क्या था इन लोगों का? ये पुलिस ने मुकाबले में 4-5 लोग मारे भी हैं। अच्छा। हावेवर देखें, रूट कॉज बैठा हुआ है ईरान में, रूट कॉज बैठा हुआ है UAE में। या जब तक पाकिस्तान गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट रेड वारंट इशू नहीं करेगी इंटरपोल के थ्रू, इन लोगों को लेके नहीं आएगी, कैफे किरदार तक नहीं पहुंचाएगी। देखिए, जो लोग यहाँ अवेलेबल हैं, ये बेचारे मैं कहता हूँ फ्रंट मैन हैं। इनको 10-20-25 हज़ार रुपये दिए जाते हैं, पावर्टी की, गुर्बत की वजह से, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जाके ये काम करते हैं। दे आर नॉट द रियल बेनिफिशियरीज। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जैसे वज़ीर आला से आपकी आज मुलाकात हुई, आपके वफ्द की आबाद के, और गालिबन वज़ीर आला साहब ने ये कहा कि जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले मुझसे मिल लेते, कुछ वो भरम हुए थे कि आप लोग इस मामले को पब्लिक में ले गए, या मतलब उन्होंने खुशदिली के साथ आपका मसला सुना और उसको हल करने की बात की? नहीं जी, उन्होंने ये जरूर कहा कि आप मेरे पास लेके आते, तो मैंने उनको वो लेटर दे दिया जो मैंने उनको 20 दिन पहले भेजा था, जिसको उन्होंने एक्नॉलेज किया। ठीक है, और वो भरम नहीं हुए। ही गेव अस अ वेरी पेशेंट हियरिंग। 2 घंटे टाइम दिया। इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने भी टाइम दिया, IG साहब भी थे, एडिशनल IG साहब भी थे, सेक्रेटरी इंटीरियर थे, मुर्तज़ा वहाब साहब थे, ये सब लोग वहाँ मौजूद थे। और उन्होंने हमारी बात सुनी और हमें यकीन दहानी कराई कि द गवर्नमेंट ऑफ सिंध इज ऑन द सेम पेज रिगार्डिंग दीज एक्सटॉर्शन इश्यूज। चलें, तो उम्मीद करनी चाहिए कि मसला हल हो। क्या आपके ख्याल में ऐसे आपने कोई तजावीज़ दी कि ये काम करे हुकूमत? जी, मैंने बिल्कुल तजावीज़ दी। मैंने कहा कि इसका रेड वारंट इशू करें। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर से खुद बात करूंगा, मैं मोहसिन नकवी साहब जो फेडरल मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर है उनसे बात करूंगा। जब तक रूट कॉज को आप उसका इंतजाम नहीं करेंगे, ये बीमारी खत्म नहीं होगी।
ये जो लड़के पुलिस मुकाबले में मारे जा रहे हैं, देखें, दे आर नॉट द रूट कॉज। असल जो सरगना है उसको पकड़ने की बात है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और कराची में मुझे याद है 80-90 की दहाई में बहुत बड़ा चैलेंज उभरा था। देखें, और मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा, इस वक्त हमारी गवर्नमेंट के मिडिल ईस्ट कंट्री से, ईरान से जो ताल्लुकात हैं, फील्ड मार्शल साहब की कुर्बानियों की वजह से, फौज की कुर्बानियों की वजह से, मेरी रिक्वेस्ट है वो उनको यूटिलाइज करें, इन लोगों को इंश्योर करें कि दे आर ब्रॉट बैक टू पाकिस्तान एंड दे फेस जस्टिस। बहुत बहुत शुक्रिया हसन बख्शी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, सुना आपने कि कराची में हर रोज़ कोई एक ऐसा मसला पैदा होता है जो आपके वहमो गुमान में नहीं होता। 90 की दहाई में मुझे याद है बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ पर भत्ताखोरी की और इकबा बराए तावान की वारदातें हो रही थी, उसको फिर CPLC की मदद से जो है हल किया गया था। और उसके बाद वक्तन फ़क्तन ये फ्रीज जो है उभरता रहा है, और ज़ाहिर है कि जो लॉलेसनेस है, लाकानूनियत है इस शहर में, उसको आपको नज़र आती है। और जब भी कहते हैं अब लोग अज़ाय मजाक कहने लगे, डार्क ह्यूमर आ गया है कराची में कि जी यहाँ पर मरने के 100 बहाने हैं। हम एक वक्फा लेते हैं और एक और बहाने की तरफ हम बात करेंगे, कराची के दुख मज़ीद बयान करेंगे, लेकिन वक्फे के बाद। बाज़ हुकूमती एहलकार और मुंतखब नुमाइंदे ये इतराफ़ करते हैं कि जी कराची में आवारा कुत्तों का मसला बाअसर खुशहाल अफराद का पैदा करदा है, जिन्होंने एनिमल राइट्स के नाम पर कराची में आवारा कुत्तों को मारने पर एक तरह की पाबंदी आयद की हुई है। यानी कि वो अज़राए मजाक ये कहते हैं जी बर्गर और जो हमारे लिबरल हैं कुछ, उनकी वजह से मसला पैदा हो गया। और मैं समझता हूँ कि खैर तमाम लिबरल्स या बर्गर की वजह से नहीं पैदा हुआ होगा। तो खैर इनकी वजह से जो है नतीजतन हम कहें कि जी कराची में अब जो है हज़ारों नहीं बल्कि लाखों आवारा कुत्ते आपको गली गली, कहते हैं सड़क सड़क जो है दंदाते नज़र आते हैं, जो आम शहरियों के लिए एक ऐसा दर्द-ए-सर बन चुका है कि जो बयान से बाहर है। यानी कि शहर नापुरसा में अगर आप सड़क पे रहजनी से बच जाएँ, भत्ताखोरी से बच जाएँ, ट्रक के नीचे आने से बच जाएँ, तो आवारा कुत्तों से कैसे बचेंगे। सूबाई हुकूमत अपने तमाम तर दावों के बावजूद ना तो इनकी अफजाइश को रोक सकी है और ना ही उन्हें ठिकाने लगाने का कोई इंतजाम कर सकी है। याद करें कि अजीब व गरीब किस्म का इन्होंने एक मनसूबा लेकर आए थे कि जी न्यूट्रल करेंगे कुत्तों को। अब जिस मुल्क में आप पोलियो के कतरे बच्चों को सही तरह से नहीं पिला सकते, वहाँ पे आवारा कुत्तों को कैसे आप न्यूट्रल करेंगे। तो हमें तो उनकी कोई मतलब कहते हैं ना अफजाइश कम होती हुई नज़र नहीं आ रही है। कुत्ते के पिल्ले भी नज़र आ रहे हैं और कुत्ते भी बहुत सारे नज़र आ रहे हैं, और इसकी वजह से जो है आम शहरी मुश्किल में है। शहर कायद में आज फिर जो है कुत्ते के काटने से 17 साल एक बच्ची जो थी वो चल बसी। औरंगी टाउन की रहायशी को 1 माह पहले आवारा कुत्ते ने अंगूठे पर काटा था। लड़की को जो है करीबी क्लिनिक लोग लेके गए और उससे सिर्फ एक जो है एंटी रेबीज़ का उनको डोज दी जा सकी। उसके बाद जनाब सही तरह से इलाज नहीं हुआ। फिर पिछले जुम्मे को जो है मरीज़ा में जो हमेशा जो सिम्टम्स नज़र आते हैं, शदीद बेचैनी के, पानी और हवा से खौफ जैसी जो अलामात थी वो ज़ाहिर होना शुरू हो गई। लड़की को फिर इंडस हॉस्पिटल लोग लेकर गए, मगर उसकी हालत जो है बिगड़ती चली गई और कुछ देर में वो तड़प तड़प कर दुनिया से चली गई। कराची में आवारा कुत्ते के काटने से हलाकत का ये कोई पहला वाक़या नहीं है। 2 रोज़ कबल जो है इंडस हॉस्पिटल में ही सरगजीदगी के शिकार 18 अफराद जो हैं शदीद ज़ख्मी हालत में लाए गए, जिनमें से 12 अफराद को एक ही कुत्ते ने काटा था। ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि लोग किस तरह से आवारा कुत्तों के रहमो करम पर हैं। ये वाक़या जो है बिन कासिम टाउन में जुम्मा गोट में पेश आया था और एक बच्चे को तो पागल कुत्ते ने घर में कूद कर काटा था। अब वो जो फिर पूछे जो एनिमल राइट्स वाले हैं कि भाई कुछ इंसानों के भी इस शहर में राइट हैं या नहीं है। रेबीज़ जो है 100% जानलेवा बीमारी है और मुतासरा कुत्ता मारने तक हर कोई शदीद जो है ख़तरे में रहता है। पिछले साल जून में आवारा कुत्ते ने न्यू कराची के 2 साला जुहान को जो है बुरी तरह भंबोड़ा था, जिससे उसके चेहरे पर 50 टाँके आए। इस साल कराची में कुत्ते के काटने के 46,000 वाक़यात हो चुके हैं। मैं फिर दोहराऊंगा, 46,000 वाक़यात हुए हैं, जिनमें 16,000 जो हैं सिर्फ इंडस हॉस्पिटल में गए, 17,000 जो विक्टिम्स से जिना अस्पताल आए और 13,000 के करीब सिविल हॉस्पिटल के अंदर जो है वो रिपोर्ट हुए। पिछले 6 माह को ही अगर आप ले लें तो कुत्ते के काटने के 18,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं और 10 से ज़्यादा शहरी जो हैं वो रेबीज़ के शिकार होकर ज़िंदगी हार गए। सिंध में कुत्तों की तादाद लगभग 30 लाख है। पिछले साल सूबे में 3 लाख अफराद को कुत्तों ने काटा था, जिनमें से 70,000 केसेस जो हैं कराची में हुए थे और 18 अफराद जो थे वो जान से गए थे। तो जनाब ये है शहर नापुरसा की सूरत हाल। आमिर ज़ैद को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।